कुछ ये बात हुई तुम्हारी फेवरेट राग की, और बॉलीवुड की फेवरेट राग है राग यमन। राग यमन। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, थोड़े कुछ गाने, क्योंकि जो भी राग यमन पे बेस है वो लगेली बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं गाने। तो बिल्कुल बिल्कुल। और राग यमन जो है वो शाम के वक्त का राग है हाँ, और बहुत ही खूबसूरत राग है। तो मैं कुछ बहुत ही पॉपुलर गीत जो राग यमन में हाँ, लिखे गए उस पर आई एम थोड़ी श्योर चर्चा आप लोग बहुत सरप्राइज होंगे कि ये सारे के सारे गाने यमन पे बेस्ड हैं। बरसन लागे नैन हमार, अंगारे हैं ठंडी फुहार, सून है मेरे आंगन द्वार, तुम बिन सूना है संसार, ऐसी याद तुम्हारी आई, बेकल मनवा चैन न पाए, छाए कारे बदरवा छाए, कौन मेरे मन को समझाए, आ भी जाओ ना सताओ, आओ 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 बलमा, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही किस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। सभी राग यमन में है एंड वेरी वेरी वर्सेटाइल राग। सही। अनुकृति, हमने रागों की चर्चा की और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो और किसी संगीत पद्धति में नहीं है, और वो है समय राग। समय राग हाँ, मतलब दिन का जो 24 घंटे का जो ये चक्र होता है उसको हमने 3-3 घंटे के 8 सेगमेंट्स में बांट दिया। अच्छा। और राग की प्रकृति, राग का चरित्र हाँ, और राग का जो भाव है, रस है, उसको और दिन के समय को हमने किसी तरह से जोड़ने का प्रयत्न किया। अच्छा। तो दिन के मूड के हिसाब से हम राग भी गाते हैं। मैंने सुना है कि कुछ राग सुबह ही गाई जाती है, कुछ दिन में ही गाई जाती है। तो चलो मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ। क्लास इतनी सी हुई है। देखो, ये कभी ना कभी आपने वो ऋण तो छोड़ा ही था, तो ऋण मुक्ति तो करनी पड़ेगी। करिए, कोशिश करती। तो ये पहला सुनिए और आप मुझे बताइए कि आपको दिन के किस वक्त में सुनने की आपको इच्छा होगी। ठीक है। सा गा मा रे सा। सूर्योदय के वक्त। बिल्कुल सही, ये है राग भैरव जो प्रातः काल पे गाया जाता है। ऐसे सूर्योदय होता है, आप ये राग सुनते हैं। हाँ। और बहुत ही गंभीर, बहुत ही मेडिटेटिव राग है। जागो मोहन प्यारे जागो, राग भैरव। अब दूसरा सुनिए और इसका वक्त मुझे बताइए। नी रे ग रे ग म ग म ध म ध नि ध नि सा सा नि ध प नि ध प म ध प म ग प म ग रे म ग रे सा नि रे ग म प प म ग रे नि रे ग म प ध प म ग म ग रे नि रे ग रे नि रे सा। मेरे ख्याल में ये शाम का समय जब बहुत सारे बर्ड्स एकदम फ्लॉक में इधर उधर जा रहे, एक्टिविटी बहुत हाई है। ये राग यमन है और ये शाम का ही राग है। और हमने अभी देखा कि राग यमन में इतने सारे गीत है, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, वैरायटी बहुत ज़्यादा वैरायटी, श्रृंगार रस से भरपूर राग। और दूसरा है कि रागों के चरित्र भी होते हैं, रागों की प्रकृति होती है। अच्छा। कुछ राग दुखी होते हैं, करुणा से भरपूर होते हैं, कुछ भक्ति रस से होते हैं। तो एक दो मैं आपको उसके भी एग्जांपल्स देता हूँ। ट्राई टू फिगर आउट कि वो आप में क्या इमोशंस जगाते हैं। सा रे ग प ध प ग रे सा रे ग रे सा सा। ये जब आप थोड़े से दुखी हों, किसी चीज़ का शायद इंतज़ार कर रहे हैं। ये है राग शिव रंजनी। अच्छा। और ये बहुत ही पैथोस से भरा राग है।
और एक बहुत ही फेमस गीत है इस राग में, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। बहुत ही सुंदर। और अब ये अगला वाला सीधी बहुत आपकी वो है ये। लंबा टेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग राग है ये। हाँ। सारे सारे नि सा नि ध म ध नि सा रे सा। क्या इमोशंस, तर्क वितर्क, झगड़ा हो रहा हो, गुस्सा, आर्गुमेंट हो रही हो। argument हो रही हो। इंडियन एस्थेटिक्स में एक टर्म है अष्टनायिका, अच्छा। जिसमें जो हीरोइन होती है नायिका, उसके मूड्स के हिसाब से डिस्क्रिप्शन होता है। तो उसमें एक नायिका जो है वो अपने प्रियतम से खफा है, अच्छा। उससे गुस्से में है, जाओ जाओ तो जाओ। ये है राग सोहिनी, गुस्से में। बहुत बढ़िया। तो परितोष राग की बात चल ही रही है, तो भीम पलासी राग में भी बॉलीवुड के कई फेमस गाने हुए हैं। तो वो थोड़ा सा बताओ। भीम पलास जो है वो दोपहर के वक्त का राग है और ये भी श्रृंगार रस का राग है। हाँ। और बहुत ही इंटरेस्टिंग गाने, मतलब आप कभी सोच नहीं पाएंगे कि शास्त्रीय संगीत के किसी राग को इस्तेमाल करके आप ऐसे गाने भी बना सकते अच्छा, हैं। जैसे जैसे एक 90s का गाना है, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त। तो ये राग भीम पलासी में सोच है। नहीं सकता कि ये शास्त्रीय संगीत पे बेस्ड है गाना। और दूसरा भीम पलासी पे है एक गाना जो रिसेंट है, आयुष्मान खुराना का गाना है, पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के मेरी अखियाँ जो हंजूर उड़ दे। और भीम पलासी में ही हम सभी जो भी शास्त्रीय संगीत सीखते हैं हिंदुस्तानी, वो ये बंदिश तो ज़रूर सीखते हैं, और वो है जा जा रे अपने मंदिर वा। और ये बंदिश जो है वो सदारंग ने लिखी थी आज से 250 साल पहले, तब से चली आ तब रही से चली आ रही है। तो एक 250 साल पुरानी बंदिश और एक 2.5 महीने पुराना गीत, 2.5 साल पुराना गीत। आप देखिए रेंज कितनी है क्लासिकल म्यूजिक। आप जो तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तो पानी का रंग देख के जो बताया, तो इसका मेरे को लगता है इसका मतलब यही है कि अल्टीमेटली जो लोगों को पसंद आती है, जो उनको क्लिक करती है, दिल में जो बसती है, वो वही बसती है जो कि रागों पे बेस्ड होती है, भले ही वो यमन पे हो या भीम पलासी पे हो, वही गाने फाइनली हिट होते हैं। और राजस्थान का घूमर का एक बहुत ही पॉपुलर गीत है जो पद्मावत मूवी में भी था। हाँ। वो राग वृंदावनी सारंग पर बेस्ड है। अच्छा। नी सा रे सा रे म रे म प म प नी सा घूमर, वो वृंदावनी सारंग पे बेस्ड है। तो बॉलीवुड ने बहुत सारे गाने, मैं कहता हूँ कि 90% जो सॉन्ग्स है वो प्योरली शास्त्रीय संगीत के रागों पर आधारित है, और जो 10% बचे हैं वो राग मालिका है, मतलब रागों का मिश्रण है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब बात करते हैं हम लोग, जब शास्त्रीय संगीत की बात होती है तो दो चीज़ें हैं जो कि सब लोग सुनते हैं। एक होती है राग, जिस पे हम बात कर चुके हैं, और दूसरा होता है घराना। कोई कहता है आप कौन से घराने से हो, जयपुर घराना, पटियाला घराना, मेवाती घराना। घराने क्या चीज़ होती है? क्या जैसा हम समझते हैं घर, वहीं से आता है ये सब? घराना वैसे गुरु शिष्य परंपरा को दिया गया एक टर्म है। इससे पहले तो मुगल दरबार में ध्रुपद गाया जाता था, फिर उसके बाद वहाँ भी ख्याल की गायकी शुरू हुई। पर जैसे जैसे मुगल सल्तनत का पतन शुरू हुआ तो कई सारे जो कोर्ट म्यूजिशियंस थे वो बाकी राज्यों रजवाड़ों में उन्होंने जाना शुरू किया और वहाँ आश्रय लिया। वहाँ उन्हें फ्रीडम मिली, तो वो अपने हिसाब से वेरिएशंस करते गए, इम्प्रोवाइजेशन करते गए, लोकल फ्लेवर को ऐड किया, और जो उन्होंने डेवलप किया वो उन्होंने अपने परिवारजनों को सिखाया, अपने शिष्यों को सिखाया, और वो एक वंश परंपरा बनती गई, एक गुरु शिष्य परंपरा बनी, जिसे हम घराना कहते हैं। और हमारे देश में कई घराने बने और सभी घरानों की अपनी विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराने को माना जाता है, तो उसमें अष्टांग गायकी उसकी विशेषता है। अष्टांग गायकी में अलग अलग एलिमेंट्स है, जैसे मुर्की है, मींड है, गमक है, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं। फिर आगरा घराने है जिसकी विशेषता है कि वो ध्रुपद से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो उसमें नाभि से आप वोकल्स डेवलप करते हैं, और उसमें नोम तोम की आलापचारी होती है जो ध्रुपद से ली गई है। फिर मेवाती घराना है, मेवात हरियाणा का, जो भाव की गायकी को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। जयपुर घराना है, जयपुर अटरौली घराना, जहाँ पर नए नए रेयर रागों को तवज्जो दिया जाता है। किराना घराना है कर्नाटक का, जिसमें काफ़ी कर्नाटिक म्यूज़िक के एलिमेंट्स उन्होंने लिए।
तो परितोष, जब घरानों की बात चल ही रही है तो परितोष की अभी पिछले ही साल सगाई हुई है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सिंधु घराने के अलावा आपको कौन से घराने और पसंद है? अगर सिंधु घराना कभी बनता है तो उसमें सिर्फ राग यमन ही गाया जाएगा, क्योंकि शी इज़ मैडली इन लव विद दैट राग। अच्छा। और एक वक्त हुआ करता था जब करता था, वक्त बदल चुका है अब, हाँ? तो एक वक्त हुआ करता था जब मैं उसके लिए गाता था, और आज तो 3-4 साल के बाद ऐसे हालात हो गए कि आई हैव बिकम वाइट नॉइज। कि वो पेंटिंग कर रही है और मैं बैकग्राउंड में गा रहा हूँ, एंड शी एंजॉयज दैट प्रोसेस। शी एंजॉयज योर वॉइस, राइट? या शी डज। तो आपको उस के अलावा कौन कौन से घराने पसंद है? मैं एक कॉन्शियस एफर्ट करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि मैं हर घराने के 1-2 शास्त्रीय गायकों को सुनूं। अच्छा। इससे मैं उनकी गायकी को भी समझ पाता हूँ, और जो घरानों के बीच जो भेद है उसे भी समझ सकता हूँ। तो जैसे बनारस घराने के पंडित राजन साजन मिश्र है, और मेवाती घराने के पंडित जसराज जी और संजीव अभ्यंकर, जयपुर घराने में किशोरी ताई अमुनकर और अश्विनी भिड़े देशपांडे, फिर पटियाला घराने में पंडित अजय चक्रवर्ती और उनकी बेटी कौशिकी चक्रवर्ती। कौशिकी हैज़ पॉपुलराइज्ड क्लासिकल म्यूजिक। या शी इज़ वेरी फेमस। एक्चुअली कौशिकी ने कोक स्टूडियो में भी परफॉर्म किया है, तो आपको उनके शोज ज़रूर देखने चाहिए। शी सिंग्स रियली वेल। और किराना घराने में पंडित भीमसेन जोशी, भारत रत्न, और उनके जो शिष्य हुए हैं। तो हर घराने के 1-2 गायकों को मैं सुनता रहता हूँ। बहुत सुंदर। मैं जब भी शास्त्रीय संगीत की बात आती है, मेरा हमेशा से मन रहा है, पर क्योंकि मैं काफ़ी अर्ली एज में शुरू नहीं कर पाई, तो मुझे अब जैसे तुम्हें गाता हुआ सुन रही हूँ तो इच्छा तो होती है, पर मुझे लगता है मेरा वैसा गला नहीं है। और कई बार जब सुर लगाने की कोशिश करती हूँ ऊंचे स्वर में, तो गला एकदम फट जाता है, उतनी लंग कैपेसिटी नहीं लगती है। तो क्या मैं सीख सकती हूँ अगर चाहूँ तो, या कोई भी जो अभी सीखना चाहता है वो सीख सकता है? देखिए, क्लासिकल म्यूज़िक को सीखने के लिए कोई सही उम्र नहीं होती। अच्छा। द राइट टाइम टू बिगिन इज़ नाउ। जब से आपकी इच्छा हुई आपको सीखना है, आप शुरू कर दीजिए। अच्छा। और भगवान की दया से हम सभी को अच्छी आवाज़ मिली है, अच्छा गला मिला है। अच्छा। द डिफरेंस लाइज इन रियाज, कि आप कितना उसका रेगुलर अभ्यास करते हैं, कितना रियाज करते हैं। शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए आप में 3 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। पहला जो है वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। अगर आप में विनम्रता नहीं है तो आप अपने गुरु से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सही बात है। दूसरा है डेडिकेशन और डिसिप्लिन, समर्पण और अनुशासन। ये आपकी यात्रा को स्मूथ रखेगा, आप ज़्यादा लंबे समय तक सीख पाएंगे। और तीसरा है वो है भक्ति, डिवोशन। और भक्ति अगर नहीं है तो आप संगीत नहीं सीख पाएंगे। आप सुर अच्छे लगा लेंगे, आप बढ़िया ताने ले पाएंगे, पर आपके संगीत में भाव नहीं है। जो परितोष ने 3 रत्न कह सकते हैं जो बताए हैं क्लासिकल संगीत को सीखने के लिए, मेरे ओपिनियन में वो हर फील्ड में अप्लाई होते हैं। अगर आप हम्बल नहीं हैं तो आप कहीं पे भी जाएं, आप नहीं सीख पाएंगे। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, किसी भी चीज़ को एक्सेल करने के लिए इन तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। और क्योंकि मैं भक्ति की बात कर रहा था, तो एक एनेक्डोट है तानसेन और मुग़ल बादशाह अकबर को लेकर। हाँ। तो तानसेन तो कोर्ट म्यूजिशियन थे, बहुत ही बढ़िया गाते थे। तो अकबर ने एक बार उनसे पूछा कि आपके गुरु कैसे गाते होंगे, अगर आप इतना बढ़िया गाते हैं तो कभी हमें अपने गुरु के पास ले चलिए, हम उनको भी सुनेंगे। तो दोनों गए स्वामी हरिदास के पास, जो तानसेन के गुरु थे, और वहाँ पर उन्होंने छुपकर तो स्वामी हरिदास को पद गाते हुए सुना, भक्ति पद। और दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। और जब वापस लौट रहे थे तो अकबर ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, आपके गुरु तो आपसे भी बेहतरीन गाते हैं, तो आप उतना अच्छा क्यों नहीं गा पाते? तो तानसेन ने एक ही सेंटेंस में जवाब दिया, एक ही वाक्य का जवाब था कि मैं बादशाह के लिए गाता हूँ, एक इंसान के लिए गाता हूँ, और स्वामी हरिदास जो है वो भगवान के लिए गाते हैं। भक्ति जब भक्ति की बात आपने की है, तो क्लासिकल डांस में भक्ति ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया। भक्ति मूवमेंट की वजह से काफ़ी बदलाव आए, एकदम रिवाइव हुआ। क्या ऐसा क्लासिकल म्यूज़िक में भी हुआ? बेशक। और नाट्यशास्त्र में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि संगीत, गायन, वादन और नृत्य तीनों का समन्वय है। और दिस इज़ वेरी यूनिक टू इंडियन म्यूज़िक, और कहीं ये नहीं देखने को मिलता। तो आपने देखा होगा कि जब गायक भी गाते हैं तो उनके अनायासी हाथ के जेस्चर्स हो जाते हैं, हाव भाव बदल जाते हैं, और एक इमोशंस आ जाते हैं। और एक नर्तक के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसे राग और ताल की समझ हो।
तो जैसे भक्ति मूवमेंट जो है वो वक्त ऐसा था कि जब लोग धर्म से और भगवान से भक्ति से विमुख हो रहे थे, तो उन्हें वापस लाने के लिए संगीत का भी उपयोग किया गया और हमारे देश के अलग अलग प्रांतों में भक्ति संगीत डेवलप हुआ। जैसे राजस्थान में मीराबाई के पद, गुजरात में नरसिंह मेहता जिन्होंने वैष्णव जन तो की रचना की है, महाराष्ट्र में विठोबा, उनके लिए कई संतों ने, जैसे ज्ञानेश्वर है, तुकाराम है, उन्होंने अभंग की रचना की। दक्षिण भारत में हम देखें तो उनकी जो त्रिमूर्ति मानी जाती है कर्नाटक संगीत की, मुथुस्वामी दीक्षितार, त्यागराज और श्यामा शास्त्री, इन्होंने भी जो कृतियों की रचना की वो रामलीला, कृष्ण लीला या शिव कुटुंब पर आधारित है। उड़ीसा में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की, चैतन्य महाप्रभु बंगाल में हुए, असम में शंकर देव, और उत्तर प्रदेश में तो अष्टचाप कवियों ने राग आधारित पुष्टि मार्गीय संगीत की रचना की, और सुंदर छंदयुक्त रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की। और सिख म्यूज़िक ट्रेडिशन भी बहुत डेवलप हुआ उस पीरियड में। तो भक्ति म्यूज़िक का बहुत इम्पैक्ट रहा है क्लासिकल म्यूज़िक पे भी। बहुत सही कहा आपने। परितोष, हम लोगों ने क्लासिकल डांस वाले एपिसोड में भी ये बात करी थी कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है हम लोगों को कि जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, नृत्य है, वो डिक्लाइन पे है। समहाउ लोगों को पसंद नहीं आते हैं, लोगों का रुझान जो है वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। तुम्हारा क्या मानना है इस बारे में? इसमें दो ओपिनियंस हैं। कुछ लोग हैं जो इससे दूर हो रहे हैं, पर आज कुछ युवा वर्ग में इसके प्रति इंटरेस्ट और भी बढ़ा है। अच्छा। और उसका एक कारण है रियलिटी टीवी शोज़। पर यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि शास्त्रीय संगीत जो है उसमें कोई शॉर्टकट्स नहीं है। आपने 2 साल 3 साल सीख लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। ये एक साधना है और मैंने पहले भी बताया ये पूरी जीवन यात्रा है। और दूसरा पॉपुलैरिटी बढ़ने का कारण है फ्यूजन म्यूज़िक। आज कई लोग वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स और ट्रेडिशनल कन्वेंशनल क्लासिकल, एब्सोल्युटली, ये सब काफ़ी फेमस हैं। तो ये जो ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशंस को लेकर उसमें वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स मिलाकर उसमें फ्यूजन कर रहे हैं। राग लीला, रस राग और अद्वैत जैसे कुछ बैंड्स भी हैं जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। पर मैं तो कहता हूँ कि आपको सिर्फ वेस्टर्न म्यूज़िक ही नहीं, आपको हर प्रकार का म्यूज़िक सुनना चाहिए। आप मिडल ईस्टर्न म्यूज़िक सुनिए, ओरिएंटल म्यूज़िक सुने, अफ्रीकन स्कैंडिनेवियन म्यूज़िक भी सुने, पर घूम फिर कर आप अपने घर को लौटे। जिस संस्कृति से आप बिलोंग करते हैं वो म्यूज़िक भी सुने। और एक, क्योंकि हम लोग के जो दर्शकगण हैं उसमें यूपीएस एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जिन लोगों की हॉबी म्यूज़िक है या शास्त्रीय संगीत है, उनको इंटरव्यू बोर्ड में जाने के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? हमने पिछले एपिसोड में भी ये डिस्कस किया था कि आपका जो अपने डैफ में जो लिखा है उसे आप पूरी तरह प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे अगर आपने म्यूज़िक लिखा है या शास्त्रीय संगीत लिखा है उसके बारे में आप सब पढ़ लीजिए। पर तैयारी ये भी रखिए कि आपको इसके अलावा भी किसी और फील्ड से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मेरे साथ यही हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मेरे फाइनल 2 इंटरव्यूज़ में मुझे कभी शास्त्रीय म्यूज़िक के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा। पर मॉक इंटरव्यूज़ में सवाल पूछे गए थे। तो किसी ने मुझे हिंदुस्तानी संगीत के बारे में नहीं पूछा। एक पैनलिस्ट ने मुझे कर्नाटिक म्यूज़िक के बारे में पूछा कि उसके पितामह कौन माने जाते हैं, उसके त्रिमूर्ति कौन है। कुछ 1-2 साउथ इंडियन क्लासिकल सिंगर्स के बारे में पूछा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि राग सारंग के कितने प्रकार हैं। तो मैंने तो सिर्फ 4 ही प्रकार सीखे थे तब तक, पर उन्होंने मुझे बताया कि 25 प्रकार के सारंग के राग के प्रकार हैं। अच्छा। तो यही कुछ सवाल है। आप डांस के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए और वर्ल्ड म्यूज़िक के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ी जानकारी रखिए। हाँ बिल्कुल, जैसे मेरा डांस पे था तो उन्होंने संगीत पे पूछा था, तो आपको पूरी तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो परितोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कॉम्प्रिहेंसिव हम लोगों ने एपिसोड किया है शास्त्रीय संगीत पे। आपने बहुत ही पेशेंस के साथ हमको इतनी सारी बातें बताई, इतना सारा गा के सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ स्पीकिंग ऑर्डर के इस सीज़न के आखिरी एपिसोड की भी समाप्ति होती है। स्पीकिंग ऑर्डर का एक ही उद्देश्य था कि हम इन एपिसोड्स के थ्रू, हमारे बैचमेट्स के थ्रू आपको डिफरेंट एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अवगत कराएं। आपको ये बताएं कि जीवन में हॉबी होना कितना ज़रूरी है। ठीक है, समय की कमी है, हम सब लोगों की जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, नौकरी है, एजुकेशन है, पर ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन में, अपने दिन में 1 घंटा भी अपने लिए निकाल सकें। हॉबी होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप हमेशा प्रफुल्लित रहें, आप अपना दिमाग
क्रिएटिव चीज़ों में लगा पाएँ, अपने दिमाग के उस पोर्शन को हमेशा एक्टिव रखें। आपका इससे सामाजिक दायरा भी बढ़ता है, आपके सोचने समझने की नई नई चीज़ें सीखने की जो जिज्ञासा है वो हमेशा रहती है और आप हमेशा बहुत ही प्रफुल्लित रहते हैं, हमेशा डी स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो हमें आशा है कि फ्यूचर में, भविष्य में आपसे फिर मिलना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले परितोष, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक मैसेज हमारे दर्शकों के लिए हो जाए और एक एंडिंग प्लीज़। अनुकृति, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप भी इस पूरी जर्नी में हमारे साथ जुड़ी रहीं। और हम कई बार बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, स्वच्छ भारत की, फिट इंडिया की, पर मेरा सपना एक ये भी है कि हम एक सुरमई भारत भी बनाएं, जिसमें हर बच्चा, हर युवा शास्त्रीय संगीत सीखे, हर घर से शास्त्रीय संगीत की धुन सुनाई दे। कहीं पर वीणा से भैरव राग बज रहा हो, कहीं बांसुरी में राग केदार की आवाज़ आ रही हो, और पूरा परिवार साथ बैठकर आलाप तान ले सके। तो हमारा भारत विश्वगुरु बने, जगत गुरु बने, और हर क्षेत्र में, खासकर सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपना योगदान दे। यही मेरा सपना है, यही मेरा ध्येय है। और इस पूरी प्रक्रिया में मेरा छोटा सा जो यथाशक्ति योगदान हो सके वो हो। और इसका अंत, क्योंकि हम राग भैरवी रात के अंत में गाते हैं और किसी भी प्रस्तुति के अंत में भी हम राग भैरवी ही गाते हैं, तो राष्ट्र एकता पर आधारित एक बहुत ही फेमस गीत है। आपने भी सुना होगा, हमारे दर्शकों ने भी बेशक सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बिल्कुल हो जाए। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा।